अगर इन दोनों को किसी एक क्षेत्र में कंपेयर करना हो और इतिहास को समझना हो तो हम एक बेसिक अंतर ये देख सकते हैं कि उस समय अगर आग लगने जैसी घटना हुई तो इंसान का दिमाग सबसे पहले भागेगा किसकी तरफ, पानी ढूंढना है और पानी से हम क्या करेंगे, आग को बुझाएंगे। वर्तमान में अगर आग लग रही है तो भी इंसान का दिमाग वही काम करेगा कि पानी ढूंढना है और हमें आग को बुझाना है। मतलब हमारी घटना और घटना का प्रभाव और उसको रोकने का तरीका, ये सब पे हम काम करेंगे। बस तरीके में बदलाव हो गया है। तरीके में बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि अतीत में जो गलतियां करता था मानव, उन गलतियों से हमने क्या किया है, समय के साथ सीखा है। और इसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आज दमकल से हम पानी बुझाते हैं, आग बुझाते हैं, है ना। हम एक अलार्म सिस्टम मेंटेन करते हैं जिससे कि हम जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित कर सके। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाते थे, है ना। इस वजह से उस समय का नुकसान ज्यादा होता था। आज हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में भी कम से कम नुकसान हो। ये क्या है, इतिहास से सीखने का एक तरीका है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर यूरोपियों का आगमन हुआ, जो हमारा टॉपिक है। इसके पहले हमने इस पर बात की हुई है, पिछले के जो टॉपिक्स हैं उस पर मैं फिर से चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो भारत में शासन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण शासक जो एक समय तो अपनी उच्च कंडीशन पे थे या उच्च अवस्था पर थे, भारत पर संपूर्ण भारत को बांध कर रखा, वो मुगल थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें आपस में वैमनस्य बढ़ता गया, या हम कह सकते हैं कि उनमें आपस में प्रतिद्वंदता बढ़ती गई, एक दूसरे में भरोसे की कमी होती गई। और इसके चलते आगे चल के क्या आया, आगे चल के उनमें उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष शुरू हो गए। लोग एक दूसरे को मारने काटने को उतारू हो गए और ऐसा उन्होंने किया भी। इस क्रम में उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें खजवा, बहादुरपुर, देवराई, धर्मट, इस तरह के युद्धों में अंत में क्या करते हैं, देवराई के युद्ध में दारा सिकोह को औरंगजेब पूरी तरह से परास्त करके अपने आप को एक सहिंसा घोषित करता है। औरंगजेब खुद तो अच्छा था, व्यक्ति अच्छा था, लेकिन वो धार्मिक रूप से बहुत ही असहिष्णु था, वो कट्टर था। और उसने पूरे भारत को, जो कि अकबर की और बाबर की बनाई हुई विरासत थी, उसको वो सहेज नहीं पाया। हालांकि औरंगजेब के समय में उसका जो विस्तार क्षेत्र था भारत का या मुगलों का, वो सबसे ज्यादा था। आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र पर राज्य किया प्रत्यक्ष रूप से वो औरंगजेब ही था। लेकिन उसी के समय में उसकी नीतियों की वजह से विद्रोह भी होने शुरू हो गए। उसी की नीतियों की वजह से उसी के समय में विद्रोह होने शुरू हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत का जो आधुनिक इतिहास शुरू हो रहा है उसमें ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ होने लगा। और उसी क्रम में क्या हो रहा है, एक तरफ औरंगजेब का क्या हो रहा है, औरंगजेब का शासन ये 1707 का समय है जिसमें उसने अपने आप को स्थापित रखा, क्योंकि वह एक कुशल योद्धा भी था। हम उसकी तमाम खामियों के बाद भी ये कह सकते हैं, भले वो कट्टर था, भले उसके अंदर धार्मिक असहिष्णुता थी, लेकिन उसके बाद भी उसका चरित्र जो है वो सबसे अच्छा था। इसी वजह से वो अन्य राजाओं में क्या था, श्रेष्ठ साबित हुआ, जिससे वो लंबे समय तक शासन कर सका। लेकिन फिर भी उसकी नीतियों में क्या थी, औरंगजेब के शासन में नीतियों में कमियां थी। किसमें कमियां थी, नीतियों में कमियां। और इन कमियों में जो सबसे बड़ी कमी थी, इन कमियों में वो ये थी कि जबरन इस्लाम को थोपना। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो यहाँ के लोगों को अपने जैसा समझता ही नहीं था। उसे लगता था कि यहाँ के जो अन्य धर्म हैं उन धर्मों में कुरीतियां हैं या तमाम तरह की व्यवधान है या उनमें गड़बड़ी, और हमारा ही जो कुछ है श्रेष्ठ है। इस वजह से वो, और इसके साथ साथ इस्लाम के विस्तार में भी विश्वास रखता था। तो ये उसकी सबसे उसकी सबसे बड़ी कमी थी। और इस कमी के चलते वो क्या करता, ऐसे थोपना चाहता था। तो इसके चलते उसने क्या किया, हिंदू जनता में अविश्वास
बढ़ावा दिया, अविश्वास को बढ़ावा दिया। मैं औरंगजेब के पूरे कार्यखंड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मेरा एक ही ध्येय है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि कैसे औरंगजेब की समय से, फिलहाल यूरोपियों का आगमन जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से विदेशियों का आगमन हमारे भारत में शुरू हुआ, क्यों आए वो, लेकिन उस क्रम में भी उनका प्रभाव अभी तक हावी नहीं है औरंगजेब के समय तक। लेकिन उसके बाद उनकी नीतियों की कमी की वजह से भारत कमजोर हो गया। भारत के जो अगले मुगल बादशाह थे वो बेहद ही कमजोर थे और उनकी नीतियों के चलते जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, क्योंकि अभी इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते 1760 में औरंगजेब मर जाएंगे, औरंगजेब का देहांत हो जाएगा और उस समय भारत में एक शून्य अवस्था पैदा होगी। भले ही उनके उस समय भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसमें भी क्या हुआ, बहादुर शाह मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम जो थे वो विजयी रहे और उन्होंने क्या किया, सत्ता पे काबिज किया। लेकिन फिर भी इनकी नीतियों को सुधार नहीं पाए, उन्होंने बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया और क्योंकि विद्रोहों के चलते इनके खजाने पर प्रभाव पड़ चुका था, खजाने पर बहुत सारा नुकसान हुआ था, करों में कटौतियां हो गई थी, लोग टैक्स देना नहीं पसंद कर रहे थे और जगह जगह छोटे छोटे जो सामंती क्षेत्र हैं जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी क्या हुए, औरंगजेब के मरते ही क्या हुए, उठ खड़े हुए। वो भी क्या हुए, औरंगजेब के एक्सपायर होते ही उठ खड़े हुए। तो हिंदू जनता में इनका जो अविश्वास था उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, उत्तरवर्ती मुगल को भुगतना पड़ा। किसको भुगतना पड़ा, औरंगजेब के इन सब चीजों का, ये जो इतनी जो कमियां निकली औरंगजेब की वजह से, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। किसे भुगतना पड़ा, खामियाजा भुगतना पड़ा। किसे भुगतना पड़ा, उत्तरवर्ती मुगल, जिनकी एक अपनी लंबी श्रृंखला है, जिन्होंने एक अच्छे समय में शासन किया है। आप कह सकते हैं 1760 से लेकर के 1857 तक का जो कालखंड था, इस कालखंड में उत्तरवर्ती मुगलों ने ही शासन किया, जो कि एक लंबा कालखंड है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको 150 साल का कालखंड दिखेगा और ये अपने आप में काफी बड़ा कालखंड है। लेकिन उसके बाद भी ये भारत को बचा नहीं पाए, भारत को स्टेबल नहीं कर पाए, क्योंकि ये उतने सबल नहीं थे और इनकी नीतियों का जो दूरगामी प्रभाव था वो भारत पर पड़ चुका था। तो उत्तरवर्ती मुगलों को भुगतना पड़ा। किसे, उत्तरवर्ती मुगलों को। क्या आप सबको ये चीजें समझ में आ रही है जो कहानी में बता रहा हूँ? इस कहानी को अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसी के क्रम में औरंगजेब का शासन चल रहा था और उसके पहले जब बाबर भी यहाँ पे नहीं आया, बाबर तो 1526 में यहाँ आया और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जिसमें मुगलों की सत्ता स्थापित हुई। आपको याद होगा एक कालखंड था 1498। अब मैं इसके बाद ऐसे एक टॉपिक और ऐसे खींचता हूँ जिसमें मैं यहाँ लिखता हूँ यूरोपियों का आगमन। क्या लिखता हूँ, यूरोपियों का। ये सारी घटनाएं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं विस्तार में ना जाकर के आप सबको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे कि मैं अब जब जो मैंने बंगाल के कैसे अतिक्रमण कर लिया बंगाल पर अंग्रेजों ने, और एक बंगाल क्षेत्र से अब अपना क्या कर रहे हैं, जैसे बंगाल क्षेत्र से अतिक्रमण करने के बाद अब अंग्रेज जो सर्वश्रेष्ठ साबित हो गए थे वो क्या कर रहे हैं, अब बंगाल से ही पॉइंट बना करके भारत में अपना विस्तार क्या कर रहे हैं। इस क्रम में वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन हो रहा है और ये कालखंड कब है, 1498 का। ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई विदेशी आया नहीं, ये जितने भी विदेशी अब आएंगे इनका मेन ध्येय होगा समुद्री मार्ग से आना, और समुद्री मार्ग की खोज के कारण ही हम कह सकते हैं कि आधुनिकता की शुरुआत हुई। नए मार्गों की खोज ही आधुनिकता की शुरुआत का सबसे बड़ा कारण है। और इस क्रम में हम यही कह सकते हैं कि जब यूरोपियों का आगमन हुआ 1498, तो सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली ही आए थे और पुर्तगाली जब आए तो ये पुर्तगाली यहाँ पे व्यापार करने की नीयत से आए और नया मार्ग खोजा। तो इस खुशी में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक समय में एक क्षेत्र में हो सकता है कि विपरीत या दो तरह की या तीन तरह की अलग अलग तरह की घटनाएं घटे, जिनमें से हम मुख्य घटनाओं को अपने ध्यान में रखेंगे।
जिससे कि हम ये सोच सकें कि उस समय जो घटना घटी उसका जो मुख्य केंद्र था उसने उस पर क्या प्रभाव छोड़ा। जब 1498 के समय आया, इस समय आपको याद होगा सिकंदर लोदी करके एक शासक होता था, लोदी वंश का, जिसने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। सोचिए उस समय ये पुर्तगाली आए थे। मैं आगे कहानी में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें आधुनिक इतिहास में आना है। तो वापिस हम यूरोपियों के आगमन पे जब पुर्तगाली आ गए तो उन्होंने अपना मसाले वगैरह का व्यापार किया और भी उन्होंने अब धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो रही है, फिलहाल वो यहाँ पे अपना राजनीतिक प्रभाव भी देना चाहते थे, व्यापार भी करना चाहते, लेकिन जो व्यापार किया मसालों का शुरुआती में, उससे उन्हें 60 गुना तक की लाभ हुआ। और ये 60 गुना लाभ उनके ओवरऑल लाभ का था, मतलब पूरा जो खर्च होता है उस खर्च को छोड़ने के बाद अंत में जब बेचा और मुनाफा अपना काउंट किया तो उस मुनाफे में उन्हें ये पता चला कि यार पूरे व्यापार में तो हमें एक बार में 60 गुना का लाभ हो रहा है। अगर मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 60 रुपए का उसके एवज में फायदा हो रहा है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट देख करके, और ये काफी समय तक देखे, क्योंकि अगला जो यूरोपी आएगा वो यूरोपी कौन आएगा, अगला यूरोपी आएगा जो वो पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे। और ये डच कौन है, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन ये एक जगह है। आप देखेंगे पुर्तगाल और स्पेन आइबेरियाई प्रायद्वीप यूरोप का एक हिस्सा है जो कि भूमध्य सागर के पास है और अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ है। और इस क्षेत्र में ही ये दोनों हैं। तो जब इनको देखे तो इनमें भी प्रतिबद्धता जगी, लेकिन फर्क इतना है कि उस समय तक इनका प्रभाव बढ़ चुका था और ये वो जो समुद्री रास्ता है भारत आने के लिए, पूर्व की तरफ आने के लिए, उस पर ये अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। और ये अपने खोजे गए रास्ते पर ऐसे किसी को आसानी से कैसे आने दे कि इनका मुनाफा चोरी हो जाए, भले इनके पड़ोसी हैं। और पड़ोसियों से तो ये लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, जलन रखते हैं, है ना। तो जब डच आना चाहे तो इसी वजह से डच को आने में यहाँ बहुत समय लग गया। बहुत समय का मतलब सीधे सीधे हम 1498 का कह सकते हैं कि 1600 में आए। ये क्या है, दूसरे नंबर, लगभग 100 साल का, 1600 से 1602 में इनका आगमन हुआ। और इतने समय में इनका काफी यहाँ तरक्की हो चुका था, काफी मुनाफा प्राप्त कर चुके थे। और इसी के क्रम में जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब अगला जो शासक आएगा वो कौन आएगा, अंग्रेज आएंगे। कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे। और ये जैसे ही अंग्रेज आएंगे, ये भी 1602 में यहाँ आ चुके हैं। मैं बस फटाफट नाम बता देता हूँ। अंग्रेज के बाद डेनिस आ रहे हैं। यस सर। ये 1616 में आ रहे हैं। डेनिस वो हैं, आपको पता होगा स्कैंडिनेवियन एक प्रायद्वीप होता है, सॉरी स्कैंडिनेवियन एक क्षेत्र है, कहाँ पर, आर्कटिक क्षेत्र की तरफ, ठीक है, जो रूस और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन के ऊपर, ठीक है। उस क्षेत्र पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इस तरह के आपको मतलब एक अच्छे से द्वीप मिलेंगे जो आकर खुशहाली में सबसे ज्यादा ऊपर रहते हैं। हर एक इंडेक्स में उनकी रैंकिंग अच्छी होती है, वहाँ का जीवन स्तर अच्छा है। तो इस लिहाज से हम समझ लेते हैं। लेकिन डेनिस वही है, डेनमार्क से ये लोग आए, ये डेनमार्क के यूरोपीय थे, ठीक है। और इनका आगमन 1616 में होता है। उसके बाद इतना सब देखने के बाद धीरे धीरे फ्रांसीसियों की भी क्या होते हैं, आंखें खुलती हैं और उन्हें लगता है कि यार ये तो समृद्ध होते चले जा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो खोजा और पता किया तो पता चला व्यापार कर रहे हैं ये लोग पूर्व के साथ। और अब यही वो समय है जब समुद्री रास्ते की खोज के साथ पूरे विश्व में यूरोपियों ने अपने अपने क्या कर रहे हैं, उपनिवेश बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। उपनिवेश वो क्षेत्र होता है जहाँ पे उनका क्या करते हैं, वो व्यापार के जरिए राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करके वहां पर एक स्वतंत्र सत्ता अपनी चलाने लगते हैं। और वहां से आर्थिक और समृद्धिशील जो लाभ होता है वो सबका सब क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। यही सीधा सीधा उस समय के उपनिवेश का मेन ध्येय होता है। तो डेनिस आए, डेनिस के बाद फ्रांसीसी है, डेनिस के बाद कौन आए, फ्रांसीसी है। और ये कालखंड क्या है, ये कालखंड है 1664 का। इतना समय लग गया। ये मुख्य यूरोपीय हैं जिनका आगमन हुआ। और इन सब में भी एक समय क्या हो गया, फाइट हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुए, झगड़े हुए, तनाव बढ़े, विवाद हुआ। इन सब के चलते अंत में अंग्रेज क्या हुए, सर्वश्रेष्ठ हुए। अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ का मतलब
किस लिहाज से? अपनी नीतियों, युद्ध कौशल में सर्वश्रेष्ठ। ये वैसा ही है कि अंग्रेज की तारीफ जब हम करते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर अभी मैं आपसे कहूँ आपने अपने पड़ोसी 4-5 या कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव वर्चस्व बना रखा है और वो आपसे डरते हैं, तो आपके घर के लोग और आप जब कभी भी आपस में बात करेंगे तो आपको बहुत ही किसकी फीलिंग होगी? गर्व की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत बड़ा क्या किया है, तीर मार दिया है, और इस तीर का बखान आप पूरे जग में करेंगे। तो कुछ अंग्रेज भी वैसा ही करते हैं, जिसे सोचकर हम ये कहते हैं कि अंग्रेज ने ऐसा किया तो बड़ा गलत किया। लेकिन भाई उनकी क्या गलती है? अगर आप भी कभी किसी पर राज करेंगे तो आपके मन में भी वैसे ही ख्याल आएंगे। तो आप दोष डायरेक्ट किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी एक मानवता होती है कि हम कभी भी किसी क्षेत्र में रहें तो कम से कम उस क्षेत्र की जो उपकार है उसे न भूलें। ये हमारे भारतीय क्षेत्र की विरासत है, इसीलिए हम क्या होते हैं, भारतीय उदार होते हैं। उदार का मतलब हम अगर किसी से कुछ लिए हैं तो उसे कुछ ना कुछ लौटाने की कोशिश जरूर करेंगे, और बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सम्मान के साथ। ना कि ऐसा कि घर छोड़ के उनका जा रहे हैं, उनके क्षेत्र को अब छोड़ने का समय आ गया है 1947 वाला, तो हम ऐसा बीज बो दें कि बस लोग लड़ते मरते रहें, जाइए तो 2.5 साल तक और वो तबाह होते हैं। हम ना भी रहे तो भी उनके घर में लाठी डंडा चल रहा है और चूल्हा चौकी फूट रही है, सब एक दूसरे में मगन है मारने काटने में, और हम बढ़िया लोग उठा रहे। ये हमारी संस्कृति नहीं है, और यही कमी अंग्रेजों में थी, और यही एक कमी उनकी जो है उनके लिए क्या है, घातक है, जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखते। इंसानों का स्वभाव जैसा हो सकता है, लेकिन सम्मान की नजर से किसी को देखना ना देखना ये उसके कल्चर और सभ्यता पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है हम भारतीय तो ऐसे ही ठीक। अगर इस लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये इनका कुछ रवैया था। यहाँ पे आया 1664 का समय आया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके साथ खामियाजा उत्तरवर्ती मुगलों को भोगना पड़ा है ना। और 1707 के बाद का उत्तरवर्ती मुगलों का कालखंड अब मैं ये लिख देता हूँ। अब मैं आपको बार बार कहूँगा, जब भी कभी आप इतिहास की स्टोरीज को पढ़ेंगे, इतिहास समझेंगे, जानेंगे, और आपको डर लगेगा कि मैं याद कैसे करूँ, तो आप बहुत प्यार से दादी नानी की जो कहानियाँ होती हैं उसको तरीके से याद कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जैसे एक सस्पेंशियल फिल्म होती है जिसमें आपका दिमाग एकदम रम जाता है, ये घटना उधर चली है और कुछ समय बाद डायरेक्टर क्या करता है, दूसरी घटना को आपको दूसरी तरफ दिखाता है, और उसी के एक इंटरव्यू देने के बाद उन दोनों को घटनाओं को लिंक करता है। तो आपको समझ में आता है, हाँ वो घटना वहाँ घटी थी, ये यहाँ घटी है, और इन दोनों का एक मिला जुला प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हकीकत में आधुनिक भारत का इतिहास इतना ही पेचीदा है, और इसको समझने के लिए हमें एक साथ कई सारी घटनाओं का भी क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो उत्तरवर्ती मुगलों का जो कालखंड है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 1707 से लेकर के 1857 का समय है, और 1857 जो है ये हकीकत में हमारा कौन सा है, 1857 की महान क्रांति, 1857 की महान क्रांति। और ये वो क्रांति है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया, और ऐसा हिलाया कि वो जड़ से उखड़ गया। हम इस बात पे गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो शासन आया उसने क्या किया, वो लूटता तो था हमें, लेकिन जवाबदारी के साथ लूटता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक लूट रही थी तो कोई जवाबदारी नहीं थी। कैसी जवाबदारी? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बंगाल में लूट कैसी चल रही है। बंगाल में ऐसी लूट चल रही है कि मैंने बताया कि मोहम्मद रजा खां जो दीवान है उनको नियुक्त कर दिया अंग्रेजों ने। मैं क्या हूँ, अंग्रेज हूँ, आपको पता है। मैंने मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया, और मैंने पैरेलल में ही नजमुद्दौला करके हैं, जो किसके बेटे हैं, मीर जाफर के बेटे हैं। नजमुद्दौला को मैंने कहा कि भाई देखिए, आपको इस बंगाल की पूरी प्रशासन व्यवस्था देखनी है, और मैंने मोहम्मद रजा को मैंने कहा, लेकिन आप दोनों की ताकतों को अलग करके मैंने ये कह दिया कि आप अपना जो सारा टैक्स है वो मुझे ला कर दीजिए, ठीक है। आप जो रखना चाहे रखिए, लेकिन एक निश्चित टैक्स मुझे चाहिए, हर हाल मुझे इतना मुनाफा चाहिए, और इन्हें कुछ अपना पैसा वगैरह दे दें। अब क्योंकि भाई ये रईस नवाब है, और आपको कोई पैसा ना दे, कोई टैक्स आपके हाथ में भी कलेक्शन ना हो,
ये कुछ ऐसा ही है कि आपको बिना किसी वेतन के किसी बैंक की रखवाली करने के लिए नियुक्त कर दिया जाए, तो क्या आप ईमानदारी से, या आप मैं कहूँ कि क्या आप 10 घंटे भी आप ईमानदारी से वहाँ रहकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कहेंगे कि मैं भले प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ का देखूंगा, लेकिन सारा दारोमदार तो मेरे ऊपर आएगा। मैंने इन्हें वेतन नहीं दिया, इस बात का मैंने इन्हें ये पावर नहीं दी कि टैक्स वसूल सके। मैं अंग्रेज, कौन? मैं का मतलब अंग्रेज। अंग्रेजों ने इन्हें ये पावर नहीं दी कि टैक्स वसूल सके। मैंने टैक्स के लिए अपने अलग आदमी रख दिए, ठीक है, जिसे मैंने दीवान कह दिया, ठीक है। और इनसे मैंने कह दिया, या कुछ अंदर कांड हो रहा है, मेरे दीवान जो है वो उनको बल्ब लूट रहे हैं, ऐसे दिल खोल कर सेना ले जा रहे हैं, टैक्स पे करो जल्दी जल्दी, ऐसे कह रहे हैं पे करो नहीं तो उड़ा देंगे तुम, ऐसे वो दिल पानी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जनता है, क्योंकि प्रशासन तो इनके पास है, जनता तो इन्हें जानती है, तो तुरंत ये आदर्श के पास पहुंचेंगे, या मैं कहूँ कि नजमुद्दौला के पास पहुंचेंगे और इनसे कहेंगे भैया आप हमारे नवाब हैं, आप हमारे क्या हैं, सरताज हैं, आप हमारे रखवाले हैं, अगर आप ही बैठे रहेंगे तो हमारा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम भागने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा देखिए मैं देखता हूँ, क्योंकि इन्हें तो पता है कि मेरे हाथ तो क्या हैं, इन्हें बांध दिए हैं। और ये कहते मैं देखता हूँ, फिर मन में सोचते हैं हाथ तो है नहीं, कैसे देखूंगा, बस देख ही लूंगा और क्या करूंगा। इतना सोच करके उन्होंने उनको सांत्वना दिया, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। और फाइनली इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज किस लेवल पे साथी थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी ही लूटती थी, लेकिन जब 1857 का कालखंड आया और क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो उखड़ गई और ब्रिटिश सत्ता यानी कि ब्रिटिश लोकतंत्र और महारानी का जो शासन था, उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर ध्यान ना दूं अभी तो इस तरह का जो शासन हुआ, ये शासन तुरंत उखड़ के खत्म हो जाएगा और भारत जैसा एक बड़ा लाभकारी क्षेत्र हम अपने हाथ से खो देंगे। उस समय अंग्रेजों की ये नीति थी कि पूरा विश्व छूट जाए, लेकिन भारत नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि भारत वाकई में सोने की चिड़िया थी जो भर भर के सोने के अंडे दे रही थी, ठीक है। तो अब ब्रिटेन ने जब आए सत्ता में, या ब्रिटिशों की प्रभुता स्थापित हुई, सत्ता जो वहाँ की संसद है उसकी सत्ता स्थापित हुई, महारानी की सत्ता जब 1857 के बाद स्थापित हुई, तब ये तो लूट तो अभी भी रहे हैं, बल भर लूट रहे हैं, लेकिन अब जो लूट है वो क्या है, पूरी जवाबदारी के साथ। हाँ, मैं ही आपको लूट रहा हूँ, जो करना है करो, मैं ही आपको लूट रहा हूँ, जो करना है करो। लेकिन फर्क इतना है कि मैंने चरम पर आप लोगों को लड़ाया, कभी हिंदू कभी मुस्लिम और उसके अलावा कभी अन्य, समझ पा रहे हैं। और ऐसे ही करके जब शुरुआती समय आया लूटने का, तो सबसे पहले मुस्लिमों को ऐसा दिखाया भारत में उन्होंने कि वे क्या है, दीन दुखियारे और कटे छटे उनकी सभ्यता द्वैम दर्जे की है। तो हिंदू बेचारे इतने बेवकूफ कि वो फूल के गदगद हो गए, अरे हमारी सभ्यता तो बड़ी अच्छी है और मुस्लिम तो नकारा है, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और जब देखा कि अब हिंदू जो है वो पढ़ रहे हैं, पश्चिमी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय पता चला पश्चिमी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, और ऐसे ही कई सारे स्वामी विवेकानंद वगैरह इस लेवल पे काम करने लगे कि भारत को शिकागो जैसे धर्म सम्मेलन में क्या कर दिया, अग्रणी बना दिया, भारतीय धर्म को, भारतीय क्षेत्र को और भारत भूमि को अग्रणी घोषित करवा दिया। तो ये वो समय था जब लोग हिंदू क्या हुए, आगे आ गए शिक्षा के क्षेत्र में, और एक मध्यवर्ती युग का उदय हुआ है, मध्यवर्ती वर्ग का उदय हुआ समाज में, जिसे हम पढ़े लिखे कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब। और जो खुद अंग्रेजों के यहाँ जाकर उनकी नीतियों को पढ़ते, और जाहिर सी बात है मैं आपके घर में आके अगर अपनी जानकारी आपकी लेने लगूंगा और आप मेरे ही घर को लूट रहे हैं तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, भले मेरे हाथ बंधे हैं, लेकिन मैं संगठन बनाऊंगा, आपका विरोध करूंगा। और ये वही संगठन है जो धीरे धीरे किसके रूप में आ रहे हैं, सामाजिक सुधार आंदोलनों और विभिन्न संगठनों के रूप में आ रहे हैं। और ये कौन बना रहे हैं, भारत के मध्य वर्ग, कौन बना रहे हैं, यानी पढ़े लिखे वर्ग। इस क्रम में इन्होंने ये देखा, अभी तक मैंने हिंदुओं को चढ़ाया, अब मैं एक काम करता हूँ। अंग्रेजों ने अब क्या देखा, अब एक काम करता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि
अब मैं हिंदुओं को बताता हूँ कि हिंदू तो तुमसे आगे जा रहे हैं। किसे बता रहे हैं? मुसलमानों को। और उन्होंने अपनी नीतियों से मुस्लिमों को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसमें मुस्लिमों को अलग क्या देने, वोट की देने की राइट, उन्हें कम्युनल अवार्ड एक शब्द होता है, मैं आधुनिक इतिहास में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कैसे मुस्लिमों को उठा रहे हैं और हिंदुओं को द्वैम दर्जे का दिखा रहे हैं। लेकिन हिंदू तो भाई पढ़ चुका है, और इस हिंदू को इस बात की, या हिंदू जो है इनको इस बात की बहुत मलाल है कि सर सैयद अहमद खान जो कि पढ़े लिखे वर्ग थे वो समझते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कान भरा कि ये क्या हो गए, आगे चल के हिंदुओं के विरोधी हो गए। और इसी क्रम में मोहम्मद अली जिन्ना का उत्थान भी करवा दिया, जो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। और यही वो मोहम्मद अली जिन्ना है जो 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो यहीं से, क्योंकि मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहे थे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बीजारोपण हो चुका है और हमारा भारत अब टूटने के कगार पे आगे चल के आएगा। सोचिए कितनी दूर की सोचते थे, ये जितना वैज्ञानिक थे।